सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास देखो, जैसे ये एक बोर्ड दिख रहा है ना आपको, सेंटर ऑफ मास किसको बोलेंगे? इस बॉडी में है ना, ये प्लेनर सीट है एक, इस प्लेनर सीट में एक पॉइंट ऐसा है जहां पे हम ये मान सकते हैं कि पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, मतलब जहां से हम बैलेंस कर सकते हैं इसको। जैसे देखो, अगर मैं इसको बैलेंस करने की बात करूं तो एक पॉइंट यहाँ कहीं पे ऐसा आएगा जिसके अबाउट ये पूरा जो बोर्ड है ये कैसा हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो समझ गए, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो अगर हमें प्लेनर बॉडी का सेंटर ऑफ मास देखना है तो यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दो आप? डायगोनल ड्रॉ कर दो। तो जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट होंगे वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? बेसिकली इट इज द पॉइंट where the whole mass of body is assumed to be concentrated. तो center of mass क्या है? Center of mass is that point, it lie inside or outside the body where the whole mass of body is assumed to be concentrated. ठीक है, तो center of mass it is the point located inside or outside the body where whole mass of body is assumed to be concentrated. मतलब सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जहां पे आप पूरी बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हो। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही हमें? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ रही? क्योंकि अभी तक हमने पार्टिकल डायनामिक्स पढ़े, उसमें हम एक सिंगल पार्टिकल लेके पूरे कैलकुलेशन किए। चाहे कार हो तब भी हमने उसको पार्टिकल मान लिया है, ठीक है। बस है तो भी उसको पार्टिकल मान लिया है, ट्रेन है उसको भी पार्टिकल मान लिया, एरोप्लेन को भी पार्टिकल मान लिया, बॉल को भी आपने एक पार्टिकल मान लिया। तो अभी तक हमने पार्टिकल डायनेमिक्स पढ़ा है। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिस्टम है, कोई फाइनाइट बॉडी है और यहाँ पे अब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जैसे ये बॉल है, तो बॉल इट इज इन प्रैक्टिकल ये पार्टिकल नहीं है ना, लेकिन अभी तक हमने क्या मान के चला? बॉल को आपने ड्रॉप किया तो आपने उसको पार्टिकल मान के सारे कैलकुलेशन किए। तो अगर फाइनाइट साइज की आपको बॉडी दिख रही है, उसको आपको पार्टिकल मानना है, तो फिर उसके मास को आपको किसी एक पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ये फाइनाइट साइज की बॉडी हो गई, इसका इस पे एक पॉइंट ऐसा होगा अंदर, जैसे यहाँ पे इसमें स्फेरिकल बॉडी तो अंदर आएगा पॉइंट, जहां पे आप इस पूरे बॉल के मास को क्या कर सकते हो? कंसंट्रेटेड मान सकते हो कि हाँ यहाँ पे पूरा की पूरा मास इसका कंसंट्रेटेड है। तो मैं यहाँ पे कुछ रेगुलर ज्योमेट्रिकल बॉडी लिख रहा हूँ और उनका सेंटर ऑफ मास में लोकेट कर देता हूँ यहाँ पे कि हाँ इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, रेगुलर ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देखो जैसे अगर ये रॉड है, दिस इज यूनिफॉर्म रॉड, रेगुलर, यहाँ पे मैं एक और वर्ड लिख दूं, रेगुलर और यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब समझ गए, रेगुलर और यूनिफॉर्म, एक रेगुलर या यूनिफॉर्म बॉडी है। सपोज अगर ये रॉड है, एक रॉड की टोटल लेंथ L है, इसका मास M है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है। तो बेटा रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे आएगा? दिस इज द रॉड, रॉड का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है और ये कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है? L/2, एक एंड से L/2 डिस्टेंस पे ये रॉड का सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है।
अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, ये रिंग मैंने ले लिया यहाँ पे, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, दिस इज द रिंग, और ये भी यूनिफॉर्म रिंग है, यहाँ पे हम जो डायग्राम ले रहे हैं ये सब यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए। तो इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है ये यहाँ पे आएगा, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। मतलब आप रिंग को अगर एक पार्टिकल मान लोगे तो इसके मास को आपको कहाँ इमेजिन करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे इमेजिन करना पड़ेगा। ये पॉइंट कहाँ पे, इट इज द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। तो यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, ठीक है। एंड अगर मैं ट्राइंगुलर बॉडी ले लूं, जैसे ये ट्राइंगुलर प्लेन है कोई, दिस इज यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर प्लेन, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, तो सेंटर ऑफ मास इसका मिलेगा जहां पर मीडियम इंटरसेक्ट करते, मीडियंस, ठीक है, यहाँ पे ये मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। तो ये मीडियन यहाँ पे, जहां पे मीडियन इसके इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है एट जी। जी मतलब जहां पे अगर ट्रायंगुलर शेप की बॉडी है तो जहां पे उसके मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। एंड अगर रेक्टेंगुलर बॉडी है तो रेक्टेंगुलर सीट अगर है तो रेक्टेंगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, ये भी यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर सीट है या रेक्टेंगुलर बॉडी है या फिर व्हाइट बोर्ड आप ले लो, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, तो जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे इसका क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास आएगा। स्फेरिकल बॉडी, अगर मैं स्फीयर ले लूं, यहाँ पे स्फीयर, ये स्फेरिकल बॉडी लिया मैंने, हाँ, तो इट इज आइदर इट इज सॉलिड, सॉलिड और हॉलो, तो सॉलिड और हॉलो अगर स्फीयर है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये कहां पे रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास कुछ रेगुलर ज्योमेट्रिकल बॉडी के लिए मैंने लिखा। लेकिन अगर पार्टिकल सिस्टम है तो पार्टिकल सिस्टम में आप सेंटर ऑफ मास को कैसे लोकेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी पोजीशन को, ये अब हम कैलकुलेट करेंगे। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो बेटा, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। एंड देन अब आगे आते हैं अपन, टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे लोकेट करेंगे। Now this is पेज नंबर 2, नेक्स्ट आ जाएगा अभी फर्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, टू पार्टिकल सिस्टम उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ठीक है, ये लोकेट हम करेंगे अभी सेंटर ऑफ मास। देखो टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे लोकेट करेंगे अपन, है ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, जैसे सपोज यहाँ पे दो पार्टिकल मैंने ले लिया, एक का मास हो गया m1 और ये दूसरा पार्टिकल हो गया, इसका मास हो गया m2, और ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है, दिस इज कॉल्ड लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग है, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, यहाँ पे r के इक्वल दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, कहां पे आएगा बताओ जल्दी से, दो पार्टिकल हैं, इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ये दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास को ये चेक करो कि कहां पर से ये बैलेंस हो जाएगा ये सिस्टम। अगर मैं
यहाँ पर ये वैल्यू ले लूं, ठीक है। चलो अगर मान लो मैंने इसको ले लिया कि भाई ये 10 सेंटीमीटर है और ये वाला मास आपका 2 केजी है और ये वाला मास भी 2 केजी है, ये ए पोजीशन पे है और ये बी पोजीशन पे है। अभी बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा इसका? सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा? मिड पॉइंट पे, बीचों बीच पे आएगा, है ना? अरे ये भी 2 केजी है, ये भी 2 केजी है, तो इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकते हो, इसको आप बैलेंस कर सकते हो ना। हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ, इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस हो जाएगा ना। ये जैसे मेरे पास ये पेन है या फिर आप रॉड ले लो, यहाँ पे एक पार्टिकल, इधर पे एक पार्टिकल, तो बीच में से ये बैलेंस होगा। तो अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो चलो अगर मैं बैलेंस लगा दूं तो ये बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आएगा इसका, ठीक है ना? बिल्कुल बीचों बीच में आएगा ना सेंटर ऑफ मास। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये किस पॉइंट के अबाउट बैलेंस हो जाएगा? ये 5 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस हो जाएगा। सो दिस इज द बैलेंस। लेकिन अगर मान लो मैं सिचुएशन चेंज कर दूं, यहाँ पे ए है, इसका मास सपोज मैंने ले लिया 4 केजी और दूसरी वाले जो पार्टिकल है इसका मास मैंने 2 केजी ही लिखा रहने दिया या लिया, तो अब ये बैलेंस कहां पे होगा? R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अभी बैलेंस कहां पे होगा? ये सोचो जरा, किस पॉइंट पे बैलेंस होगा? कौन से पॉइंट पे बैलेंस होगा? एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर पे आएगा क्या? बिल्कुल बीचों बीच में आएगा क्या? नो सर। नहीं, है ना? अब बीच में नहीं आएगा। किस साइड पे बैलेंस होगा? ये मुझे थोड़ा सा इसको इधर पे खिसकाना पड़ेगा, हाँ या ना? इधर कहीं पे लेना पड़ेगा ना, जो भारी है, जो हैवी है, यहाँ कहीं पे लेना पड़ेगा ना। तो ये एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। बट ये डिस्टेंस अभी हमको नहीं पता कितना है, बट हाँ ये जरूर पता है कि ये 4 केजी के पास में आएगा, है ना? तो जो हैवी पार्टिकल है उसकी तरफ ये शिफ्ट होता जाएगा यहाँ पे, उस पॉइंट पे ये बैलेंस करेगा यहाँ, है ना? तो अभी अगर मान लो बेटा मैं ये डिस्टेंस को R1 ले लूं और यहां से ये वाले डिस्टेंस को R2 ले लूं, जैसे ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये R1 है और ये डिस्टेंस अगर R2 है, तो यहाँ पर एक कंडीशन देखो, इट इज 2 kg into 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू अगेन 2 kg into 5 सेंटीमीटर, मतलब m1 into R1 इज इक्वल्स टू m2 into R2। सिमिलरली आप यहाँ पर देखोगे तो इट इज 4 kg into R1 इज इक्वल्स टू 2 kg into R2, जहां पर ये बैलेंस करेगा, दिस इज m1 into R1 इज इक्वल्स टू m2 into R2, ठीक है? इस पॉइंट पे ये बैलेंस करेगा ऐसा। तो एक्चुअल में ये जो टर्म लिखे हमने m1 R1 इज इक्वल्स टू m2 R2, एक ये तरीका हो गया यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालने का। तो अब आपके पास ये एक इंफॉर्मेशन में ये बैलेंस पॉइंट यहाँ से आ रहा है, तो आपने इस तरह से लिख दिया इसको। ये जो टर्म होता है इसको क्या बोलते हैं अपन? दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। ये क्या कहलाता है यहाँ पे? मूवमेंट कहलाता है। तो मास और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है इट इज कॉल्ड मूवमेंट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस साइड का मूवमेंट और सेंटर ऑफ मास के इस साइड का जो मूवमेंट है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देता है? यहाँ पर बैलेंस कर देता है। तो सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड का मूवमेंट एंड सेंटर ऑफ मास के राइट साइड का जो मूवमेंट है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को लोकेट करने के लिए। अभी देखो टोटल डिस्टेंस आपको पता है यहाँ पे 10 है और ये टर्म यहाँ पे अप्लाइड रहेगा। आपके पास एक और टर्म है कि भाई R की जो वैल्यू है वो R1 प्लस R2 के बराबर है, और एक इक्वेशन, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है, और R की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर है। तो आपको R1 को R के टर्म पे एंड R2 को अब आपको R के टर्म पे कैलकुलेट करना है। तो अब हम R1 को टोटल डिस्टेंस के टर्म पे और R2 को भी टोटल डिस्टेंस के टर्म पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ये हमें फाइंड आउट करना है कि भाई R1 की वैल्यू R के टर्म पे कितनी आएगी और R2 की वैल्यू R के टर्म पे कितनी आएगी, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का, ले लिए? यस सर। देन अब पेज नंबर 3 पे हम आते हैं यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, जिसमें R1 और R2 की वैल्यू अब हम लोकेट करते हैं। यहाँ पे कैसे लोकेट करेंगे, अगले पेज पे, पेज नंबर 3, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। तो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पर देख लिया, अभी समझ लिए मेन कॉन्सेप्ट को। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, देखो ये किस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। अब ये लाइन जॉइनिंग मैंने ड्रॉ कर दिया। ये एक पार्टिकल लिया हमने जिसका मास m1 है, ये दूसरा पार्टिकल हमने लिया जिसका मास m2 है, एंड सपोज यहाँ कहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। तो सेंटर ऑफ मास से ये वाला डिस्टेंस r1 हो गया और इधर का डिस्टेंस कितना हो गया, r2 हो गया। तो अब आप इक्वेशन कैसी लिखोगे यहाँ पे, m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2, यही है ना इक्वेशन। m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2, यहाँ पे है ना, m1 r1 is equals to m2 r2. So now it is m1 r1 is equals to m2 r2. It is given as equation number 1, and also जो ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से हमने लिखा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस साइड का मूवमेंट और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस साइड का जो मूवमेंट है वो इक्वल होता है। तो फिर अब इक्वेशन क्या जाएगी, r इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2। यहाँ पर से देखो r इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, m1 r1 अपॉन m2 लिख सकता हूँ। तो r1 को कॉमन निकाल दोगे, 1 प्लस m1 अपॉन m2, दिस इज इक्वल्स टू r। और जब इसको आप और सिंप्लीफाई कर लोगे तो r इज इक्वल्स टू r1 इंटू m2 प्लस m1 अपॉन m2। सो देयरफॉर r1 की वैल्यू आ गई आपके पास में m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू टोटल डिस्टेंस r। तो ये r1 डिस्टेंस आ गया। तो सेंटर ऑफ मास से फर्स्ट पार्टिकल इतने डिस्टेंस पे होता। आप अब इसको सीधे सीधे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। एंड सेकेंड, अगर मुझे R2 कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो सिमिलरली R2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे M2 आया था तो ये M1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू R। तो ये R2 अब इस तरह से कैलकुलेट हो गया। ओके, तो R1 और R2 टोटल डिस्टेंस के टर्म पे आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे ये ले लूं, सपोज इट इज ऑफ 2 kg और ये वाली वैल्यू सपोज 8 kg है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है आपका ये सपोज 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फिर R1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, R1 किसके इक्वल आ जाएगा, M2, M2 मतलब 2 kg डिवाइडेड बाय 8 kg प्लस 2 kg इंटू टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करने पे हो जाएगा 2 बाई 10 इंटू 10, 10 कैंसिल, ये कितना डिस्टेंस आ गया, 2 सेंटीमीटर। मतलब ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अब सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो दो पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से फर्स्ट पार्टिकल कितने दूर पे है और सेकंड पार्टिकल कितने दूर पे है, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने देखा, अभी मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए हम अब कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। जी सर। हाँ, एंड देन अब ये तो टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हो गया। मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास को, ये देखोगे अब। Now this is page number 4,
Now this is page number 4. Center of mass of many particle systems. Center of mass of many particle system. तो मैं अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहा हूँ यहाँ पे. सेंटर ऑफ मास ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम. तो दो पार्टिकल सिस्टम के लिए आपने कैलकुलेशन समझ ली कैसे करना है. एंड मैनी पार्टिकल सिस्टम मान लो यहाँ पे एक मास है m1, ये हो गया m2, ये पार्टिकल हो गया m3. ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं. सपोज ये nth पार्टिकल है. तो अब हम एक्सिस ले ली. ये सपोज x एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गया एंड दिस इज z एक्सिस और ये बना दी हमने ओरिजिन. ठीक है. और इनके जो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, इनके जो कोऑर्डिनेट है, सपोज इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड z1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, इसका कोऑर्डिनेट xn yn एंड zn है. तो बेटा इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो सपोज यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास xcm ycm एंड zcm. ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए. तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कैसे जाएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाय द इक्वेशन m1 x1 plus m2 x2 up to mn xn divided by m1 plus m2 up to mn. तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के लिए आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे. ठीक है. x डायरेक्शन पे जो सेंटर ऑफ मास है या x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मैनी पार्टिकल सिस्टम इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फार्मूला. सिमिलरली अब आप y सेंटर ऑफ मास निकाल लो. तो इट इज m1 y1 plus m2 y2 and up to mn yn divided by m1 plus m2 up to mn. and similarly z center of mass आ जाएगा आपका m1 z1 plus m2 z2 and up to mn zn divided by m1 plus m2 up to mn. ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे z सेंटर ऑफ मास. और पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपको निकालना है, so r center of mass will be given by x center of mass I cap plus y center of mass j cap plus z center of mass k cap. तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इट इज गिवन बाय xcm plus ycm plus zcm. तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ऐसा हो गया, x कोऑर्डिनेट ऐसा निकालोगे, y ऐसा निकालोगे और z स्ट्रेस निकालोगे. अब एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पे. स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का. स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का. स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर. देन पेज नंबर 5 पे आते हैं अपन. तो ये फार्मूले हो गए यहाँ पे. अब अगले पेज पे आते हैं अपन. एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन करते हैं सेंटर ऑफ मास का. Now this is page number 5. This is page number 5. ठीक है. एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन के लिए. क्वेश्चन है यहाँ पे एक रेक्टेंगल में ये इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे. तो चलो स्क्वायर ले लेते हैं हम. यहाँ पे एक स्क्वायर लिया मैंने, ठीक है, और ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, ये वर्टेक्स डी है. यहाँ पे आपको निकालना फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम वर्टेक्स ए. और वर्टेक्स ए पर जो मास है m1 इट इज इक्वल्स टू m. जो मास है यहाँ पे m2 इट इज 2m. और वर्टेक्स सी पर जो मास है m3 इट इज सपोज 3m
एट वर्टेक्स डी पे जो मास मैंने रखा m4 इट इज 4m, और हर एक साइड यहाँ पे किसके इक्वल दी हुई है, a के इक्वल दी हुई है। तो बेटा क्वेश्चन आपका ऐसा हो गया, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम वर्टेक्स ए वर्टेक्स से कितना है। एक स्क्वायर के 4 वर्टेक्स में आपने 4 पार्टिकल रख दिया। सुनो, अगर मान लो ये भी m होता, ये भी m होता, ये भी m होता और ये भी m होता, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे आ जाता, जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे होते। लेकिन सभी के मास अलग अलग दिए हुए हैं और आपको सेंटर ऑफ मास कहां से निकालना है, ए से निकालना है। तो आप क्या करो, इसमें एक्सिस चूज कर लो। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस और इसको आप क्या ले लो, यहाँ पे ये वाई एक्सिस ले लो, तो ये बन जाएगा आपका ओरिजिन। ए से डिस्टेंस निकालना ना आपको। अगर मान लो बी से डिस्टेंस निकालना होता सेंटर ऑफ मास का, तो बी को ओरिजिन ले लेते और एक्सिस बना देते। अगर सी से निकालना होता तो सी पे आप ओरिजिन ले लेते। अब एक और बात, जरूरी नहीं है कि आप एक्सिस ऐसे ही लेते, आप एक्स एक्सिस ऐसा बना सकते थे, वाई एक्सिस ऐसा ले लेते, लेकिन कैलकुलेशन में फिर तकलीफ होती कोऑर्डिनेट लिखने में। इसलिए कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप एक्सिस ऐसे चूज करो कि कोऑर्डिनेट की पोजीशन लिखने में आपको तकलीफ ना हो। जैसे ये ओरिजिन हो गया, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है बी का, ये हो जाएगा a,0, ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका a,a, और ये वाला कोऑर्डिनेट रहेगा आपका 0,a। तो आपने चारों कोऑर्डिनेट लिख दिए चारों पार्टिकल के। फर्स्ट वाला पार्टिकल वर्टेक्स ए पे जो पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 0। बी पे जो पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका a,0, और सी पे जो पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके a,a, एंड डी पे जो पार्टिकल उसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0,a। अब आप कैलकुलेट कर लो। तो सबसे पहले x सेंटर ऑफ मास मतलब m1 x1 प्लस m2 x2 एंड अप टू m4 x4, दिस इज m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। वैल्यू पुट करते हैं अभी। तो m1 की वैल्यू कितनी है m, x1 की वैल्यू कितनी है 0, m2 की वैल्यू 2m, फिर a, फिर यहाँ पे 3m into a and 4m into 0 divided by m plus 2m plus 3m plus 4m। तो ओवरऑल कितना हो गया 2 और 3, इट इज 5ma अपॉन 3, 3, 6, 4, 10, m से m कैंसिल आ गया, इट इज 5a by 10 या a by 2। a by 2 पे x कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर ऑफ मास का। अब कौन सा कोऑर्डिनेट निकाल लो आप, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 y1 प्लस m2 y2, फिर m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाय, फिर क्या जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, एंड देन वैल्यू पुट कर दो। m1 इज m into 0, 2m into 0, 3m into a प्लस 4m into a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डायरेक्ट कितना लिख दिया मैंने 10m लिख दिया। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया ये, इट इज 7ma अपॉन 10m, m से m कैंसिल, इट इज 7a by 10 मतलब 0.7a, और ये है 0.5a। तो आपको x और y कोऑर्डिनेट दोनों पता चल गए। तो 0.5 तो यहाँ कहीं पे आ जाएगा और 0.5 यहाँ पे, 0.7 यहाँ कहीं पे है। So this is the location of center of mass. It is at 0.5a, 0.7a। तो फिर यहाँ से ये डिस्टेंस आएगा इसका, ठीक है ना। So this is the distance of center of mass। तो मैं अगर पोजीशन वेक्टर लिख दूं इसका सेंटर ऑफ मास की, तो 0.5a, I प्लस 0.7a, j। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो ये डिस्टेंस बन जाएगा, एंड दिस डिस्टेंस विल बी 0.5a का होल स्क्वायर प्लस 0.7a का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो वर्टेक्स ए से इस पूरे सिस्टम के का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकल जाएगा।
तो सिमिलरली आप डी से भी निकाल सकते हो, सी से भी निकाल सकते हो, बी से भी निकाल सकते हो। जहां से पूछा जाएगा आप उस लोकेशन से सेंटर ऑफ मास की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो, उसके कोऑर्डिनेट को आप फाइंड आउट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लो आप। तो सर अगर कोऑर्डिनेट मिल गया फिर तो वही लोकेशन है ना जो कोऑर्डिनेट आया, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 0.5 है एंड 0.7 है, तो जो आपने कोऑर्डिनेट बनाया यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके रिस्पेक्ट में ये 0.5 एंड 0.7 ए पे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लोकेटेड है। तो जो पोजीशन होती है ना, वो चॉइस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ, लेकिन जो कोऑर्डिनेट आएंगे आपने ओरिजिन कहाँ पे माना है उसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट बनेंगे, लेकिन जो लोकेशन होती सेंटर ऑफ मास की, आप एक्सिस कैसे बना रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी जैसे जो सेंटर ऑफ मास आया, ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमेशा यहीं पे आएगा, आप कहीं से भी कैलकुलेशन करो, लेकिन कोऑर्डिनेट अलग अलग हो सकते हैं। अगर बी को ओरिजिन लोगे तो कोऑर्डिनेट अलग आएगा, सी को ओरिजिन लोगे तो जो कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास के वो अलग आएंगे, डी को ओरिजिन लोगे तो कोऑर्डिनेट अलग आएंगे, लेकिन जो लोकेशन है वो यही रहेगी हमेशा। तो अगर आप बी को ओरिजिन लेते हो और इधर y एक्सिस और इधर नेगेटिव x एक्सिस है, तो ये कोऑर्डिनेट अलग अलग आएंगे यहाँ पे, लेकिन लोकेशन यहीं पे होगी। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन अब हमेशा यहीं पे आएगी इस सिस्टम की। हाँ, अगर आपने ओरिजिन इधर कहीं और ले लिया तो कोऑर्डिनेट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लोकेशन क्या होगी, हमेशा यही आएगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? समझ गए? लोकेशन समझ गया सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। तो ये है ये तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए किस तरह से कैलकुलेट करते हो, ये तरीका हो गया आपका, है ना, सेंटर ऑफ मास कैसे आपको निकालना है। एंड देन आगे बढ़ते हैं अपन ना, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस बॉडी के लिए ये मिटा दूं मैं, अभी मिटा दूं इसको? यस यस सर। Now this is page number 6. Center of mass of continuous body. Center of mass of continuous body. सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी कैसे निकालेंगे, मेथड देख लो। ये सपोज कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, अलग अलग पार्टिकल नहीं दिख रहे हैं, टोटल मास इसका कितना है, m है। तो सपोज मैंने x ले लिया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। तो अब इस कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास सपोज यहां कहीं पर लाई है, तो आप क्या कंसीडर करोगे, एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करोगे जिसका मास dm है, ये x डिस्टेंस, y डिस्टेंस और z डिस्टेंस पे है। तो x सेंटर ऑफ मास, फार्मूला लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन dm इंटू x डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm, या फिर इंटीग्रेशन x dm डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये फार्मूला हो गया। अभी कंटिन्यूअस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, कंटिन्यूअस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है इस मेथड से कैलकुलेट करोगे, ये हो गया। एंड ऐसे ही बाय सेंटर ऑफ मास आप निकाल दोगे इंटीग्रेशन dm इंटू y डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm, या इंटीग्रेशन y dm अपॉन टोटल मास। और इसी तरह से आप z कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लोगे, z सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन बाय
dm into z divided by integration dm, and it is equals to integration z dm divided by total mass. तो जब भी कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आपके पास ये फार्मूले होते हैं, इन फार्मूले से आप क्या करोगे, कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालोगे। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, रॉड वाला, ठीक है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगी कि कैसे इनको आगे लेके जाना है। तो स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट? Yes, हेलो। sir. एंड देन अब एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे रॉड के लिए। नाउ दिस इज पेज नंबर 7। एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय दिस मेथड। तो नाउ दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो अभी सपोज ये हमने एक यूनिफॉर्म रॉड ले लिए, ठीक है, दिस इज द यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड की जो लेंथ है ये L की इक्वल है, टोटल मास इसका M की इक्वल है। इसके पहले ही मैंने बता दिया था लेक्चर जब चालू हुआ था कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। अगर यूनिफॉर्म है तो बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। कैलकुलेट करके देखते हैं अपन। तो कैलकुलेशन करने के लिए क्या मान लो, इसको x एक्सिस मान लो और इसको आप y एक्सिस मान लो। z एक्सिस की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रॉड इज अ वन डायमेंशनल बॉडी, वन डायमेंशनल बॉडी, इसलिए आपको किसकी जरूरत नहीं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए, जेड कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं, एक ही एक्सिस से काम हो जाता है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0 0 और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका आपका L, 0, ये जो दूसरा एंड है। अब यहाँ पे आप एक x डिस्टेंस पे जिसकी विड्थ dx है, एक छोटा सा पार्टिकल इमेजिन कर लेना जिसका मास कितना है, dm है। तो अब हमें पता बेटा कि जो x सेंटर ऑफ मास होता है इट इज इंटीग्रेशन x इंटू dm डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि जो रॉड है यूनिफॉर्म रॉड उसका टोटल मास कितना है m। तो ये फार्मूला हमने लगा दिया। अब लेकिन आपको ये dm चाहिए, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड dm की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू dx। ये dm है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। dm समझ गया ना क्यों लिखे अपन ने, पहले बताया मैंने। ये कहाँ पे रोप वाले जब क्वेश्चन कर रहे थे, याद है कि नहीं? रोप में टेंशन फोर्स का जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो वहां पे मैंने ये सिखाया था आपको कि dm आपको कैसे लिखना है, ठीक है, याद है कि नहीं? रोप वाले क्वेश्चन पे तो इतने पोर्शन का जो मास आएगा, इतने पोर्शन का, ये किसके इक्वल होगा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू dx, जिसमें मैंने लीनियर मास डेंसिटी की एक कॉन्सेप्ट लिखा था और फिर वहां पे हमने किए थे। तो अब ये आगे आ जाएगा इंटीग्रेशन x और dm की जगह पे आप लिख दोगे m अपॉन l इंटू dx डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो इसमें से m अपॉन l कॉमन आ गया, होल डिवाइडेड बाय n, और इंटीग्रेशन बच रहा अब आपका x dx। तो m से m हो जाएगा कैंसिल, अब कितना बचा l, और इंटीग्रेशन में x dx। अभी देखो x की वैल्यू कहां से चालू हो रही है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 से चालू होगी और कहां तक जाएगी, 0 से लेकर कैपिटल L तक। तो इट इज 1 अपॉन L और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से L, सो 1 अपॉन L। अब लिमिट पुट कर दो, L स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। तो सॉल्व करने पे कितना बचेगा, अब देख सकते हो आप यहाँ पे, इट इज 1 अपॉन L इंटू L स्क्वायर बाई 2, एक L से एक L कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, L बाई 2। L बाई 2 मतलब इस यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे आ रहा है, एक एंड से L बाई 2 डिस्टेंस पे आ रहा है। तो इस तरह से आप अब इसका कैलकुलेशन करोगे सेंटर ऑफ मास का। समझ गए कि नहीं?
समझ गए? Yes, हेलो, sir. हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट? तो ठीक है, मैं विदाउट डेरिवेशन जो जेई वाले बच्चे हैं, अपने मॉड्यूल में बेटा सेंटर ऑफ मास जहां पे दिया हुआ है ना, उस पे पेज नंबर मैं बता देता हूँ। अपने मॉड्यूल पे सेंटर ऑफ मास, कुछ रेगुलर ज्योमेट्रिकल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, आप आज इसको जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। पेज नंबर 7.1 से सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट दी हुई है, एग्जांपल्स दिए हुए, उनको जरूर सॉल्व करना। जेई वाले बच्चे, जो नीट वाले बच्चे हैं, उनमें भी ये दिया हुआ, बट इंटीग्रेशन वाले जो मेथड्स हैं कंटिन्यूअस बॉडी के, सर पेज नंबर कौन सा है? 7 पेज नंबर 7 पे, ठीक है। उस पे देखो बहुत सारी बॉडी के सेंटर ऑफ मास दिए हुए, तो जैसे सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो स्फीयर कहाँ पे आएगा, इंटीग्रेशन मेथड से भी दी हुई है। आप लोग सॉल्व करके देखना उसमें इंटीग्रेशन मेथड से, और नहीं तो लोकेशन याद रखना आप लोग, है ना। जैसे रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, काफी कुछ क्वेश्चन उस पे दिए हुए। और उसके बाद में कुछ बॉडी के सेंटर ऑफ यानी कि मास, उसमें जो डेरिवेशन दिया है वो प्रैक्टिस करना है ना सर? हाँ, डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लेना अल्टीमेटली, ठीक है। डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लोगे। ये मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हाँ सर मिटा दो, हो गया स्क्रीनशॉट। अब कुछ रेगुलर ज्योमेट्रिकल बॉडी के सेंटर ऑफ मास में यहाँ पे लिख रहा हूँ, उनको आप एज सच याद रख सकोगे, अच्छी बात है, नहीं तो डेरिवेशन दिए हुए बुक में अपने, ठीक है। डेरिवेशन अगर आप देख लोगे तो अच्छा है, नहीं तो डायरेक्ट आप वैल्यू भी याद रख सकते हो। पेज नंबर 8, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर ज्योमेट्रिकल बॉडी, ठीक है। डेरिवेशन भी दिए हुए, नीट में डेरिवेशन की जरूरत नहीं, बट जेई वाले बच्चे डेरिवेशन को कर लेना, ठीक है। सिंपल सिंपल से डेरिवेशन है। कौन कौन से, सेमी सर्कुलर रिंग, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर का जो हेमी स्फीयर के लिए दिया हुआ, रिंग के लिए दिया हुआ है, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए दिया हुआ है। इनको जेई वाले बच्चे डेरिवेशन भी कर लोगे और नीट वाले बच्चे डायरेक्ट याद रखोगे, ठीक है ना। तो मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं कि सेमी सर्कुलर रिंग का कहां पे आएगा, तो नाउ सेंटर ऑफ मास ऑफ सम रेगुलर ज्योमेट्रिकल बॉडीज, रेगुलर ज्योमेट्रिकल बॉडी, ठीक है। रेगुलर ज्योमेट्रिकल बॉडी, शुरुआत में मैंने कंप्लीट बॉडी के लिए लिखा था कि कंप्लीट रिंग का कहां पे होगा, यूनिफॉर्म रॉड का कहां पे होगा, ट्रायंगुलर बॉडी का कहां पे होगा, सॉलिड या हेमी सॉलिड स्फीयर या स्फेरिकल सेल का कहां पे होगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉडी का कहां पे होगा। अब इसमें सबसे फर्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है, देखो ये सेमी सर्कुलर रिंग ये हो गई आधी, यहां से इतना, सो दिस इज द सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर रिंग है बेटा यहाँ पे। और सपोज मैंने इसको एक्स एक्सिस ले लिया और यहाँ पे ये हो गया वाई एक्सिस, ये बन गया आपका ओरिजिन। तो सेमी सर्कुलर, और ये सेंटर भी इसका, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पे होता है, और ये कितने डिस्टेंस पे आएगा यहाँ पे, दिस इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कितने डिस्टेंस पे होता है, वाई डायरेक्शन पे। तो ये वाई डायरेक्शन पे, एक्स डायरेक्शन पे तो सेंटर ऑफ मास 0 है, वाई डायरेक्शन पे कितना आएगा, ये 2r अपॉन पाई, याद रखोगे 2r अपॉन पाई। डेरिवेशन दिया हुआ है जेई में, नीट वाले बच्चे डायरेक्ट याद रखें, जेई वाले बच्चे इसका डेरिवेशन देखें, ठीक है, सॉल्व करेंगे, डिराइव करेंगे। सेमी सर्कुलर रिंग के बाद है फिर सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका यूज करके डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकाला गया। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है, ये नीचे का पोर्शन मैं यहां से हटा दूं, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, और ये सपोज यहाँ पे आ गया वाई एक्सिस, इधर पे हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया सेंटर इसका, इसको मैंने ओरिजिन ले लिया है। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का भी जो सेंटर ऑफ मास है सपोज यहाँ पे है,
एंड इसकी जो वैल्यू आती है सेमी सर्कुलर डिस्क की, इट इज 4r/3 पाई। 4r/3 पाई, ये डेरिवेशन से निकालो, मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं यहाँ पे। तो सेमी सर्कुलर रिंग का कितने डिस्टेंस पे है, 2r/पाई पे। सेमी सर्कुलर डिस्क का कितने पे है, 4r/3 पाई पे। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। सेमी सर्कुलर डिस्क समझ गए ना, सीडी जो होती है ना, सीडी को डायमेट्रिकली काट दो तो वो सेमी सर्कुलर डिस्क बन गई आपकी। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है ये कहां पे, 4r/3 पाई पे, याद रखोगे। फिर है सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर। तीसरा जो डायग्राम है यहाँ पे, नाउ हॉलो हेमीस्फीयर, हॉलो हेमीस्फीयर मतलब हेमी स्फेरिकल सेल, मतलब आधा स्फेरिकल सेल। तो इस पे हम आधा ही पोर्शन लेंगे, आधा पोर्शन नहीं है। अगर कंप्लीट हेमीस्फीयर है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास आता है वो कहाँ पे होता है, ये हेमीस्फीयर हमने लिए, ठीक है। ये y डायरेक्शन हो गया, ये x डायरेक्शन, और यहाँ पे हो गया ओरिजिन इसका। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है बेटा, ये सेंटर ऑफ मास है। तो यहां से ये कितने डिस्टेंस पे आएगा, y इक्वल्स टू r/2 डिस्टेंस पे रहेगा। तो ये कितने डिस्टेंस पे होता है, r/2 डिस्टेंस पे। और सॉलिड हेमीस्फीयर का, ठीक है, सॉलिड हेमीस्फीयर का कहां पे होता है, ये लिख दूं मैं। नाउ फोर्थ पॉइंट फॉर सॉलिड हेमीस्फीयर, सॉलिड हेमीस्फीयर, देखो सॉलिड हेमीस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है, ये पोर्शन मैंने यहां से हटा दिया, एंड नाउ इट इज y एक्सिस, ये, एंड इट इज x एक्सिस। तो ये सॉलिड हेमीस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है, यहां से ओरिजिन मतलब सेंटर से, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये ओरिजिन है। तो जो y की वैल्यू यहाँ पे, y सेंटर ऑफ मास will be at the distance 3r/8। तो ये वैल्यू कितनी होती है, 3/8, 3r/8। और इसकी वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास है, बाय सेंटर ऑफ मास, बाय डायरेक्शन पे लिखा, इट इज इक्वल्स टू r/2। तो हॉलो हेमीस्फीयर के लिए r/2 और सॉलिड हेमीस्फीयर के लिए कितना होता है, 3r/8 होता है। ऐसे फिर कोन के लिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे, सॉलिड कोन एंड स्फेरिकल कोन के लिए, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। सेमी सर्कुलर रिंग कहां पे होता है, सेमी सर्कुलर रिंग का 2r/पाई, सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/3 पाई, सेंटर से सिमेट्रिकली मिलेगा। हाँ, एंड देन कोन के लिए आ रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, जल्दी से ले लिए स्क्रीनशॉट। Yes, sir. देन पेज नंबर 9 पे हम आते हैं अभी। नाउ दिस इज पेज नंबर 9। इस पे हॉलो कोन और सॉलिड कोन, हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन, तो आप डायरेक्ट याद रखो, ये हॉलो कोन है, ये y एक्सिस हो गया इधर पे, एंड दिस इज x एक्सिस। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे है, y डायरेक्शन पे। तो यहाँ से ओरिजिन से, मतलब जहां पे सेंटर है, इट इज y सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली सॉलिड कोन के लिए ये x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, एंड जो सेंटर ऑफ मास है
वो सपोज यहाँ कहीं पे है, तो जो वैल्यू है y सेंटर ऑफ मास के हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन के लिए, ठीक है, थ्री h/4 ये कितने पे होता है यहाँ पे, इट इज एट h/4 और ये टोटल हाइट इसकी h/4 और हॉलो कोन के लिए h/3 होता है ये, हाँ हॉलो कोन के लिए। तो ये वाली जो वैल्यू होती है इट इज h/3, h मतलब ये टोटल हाइट है। तो यहां से अगर आप ये डिस्टेंस लोगे तो इट इज 2h/3 और अगर यहां से टॉप हाइट से ये डिस्टेंस लोगे तो इट इज 3h/4। तो बेस से h/4, यहां से 3h/4 और अगर हॉलो कोन है तो ये कितने पे होता है, h/3 पे होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी। तो ये रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर के मैंने सेंटर ऑफ मास लिखा है। आप लोग अच्छा है कि इनको सीधे सीधे याद रख लो, है ना, डेरिवेशन पे नहीं उलझेंगे, सीधे सीधे याद रख लो। कभी कभी सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनके, तो अगर आप सीधे सीधे याद रख सको बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। प्रॉब्लम जो होती है इसमें सेंटर ऑफ मास में जो कैविटी क्रिएट होती है उनके सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं हम, वो देखते हैं। एक लास्ट टॉपिक है इसका। Now this is page number 10. Now this is page number 10 आएगा। Center of mass of cavity problem, center of mass of cavity problem। तो इसमें मैं सीधे सीधे मेथड बता देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है, सपोज दिस इज एनी यूनिफॉर्म डिस्क, ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है और इस डिस्क में से आपने इस डिस्क का बेटा ये सेंटर है यहाँ पे और इस डिस्क की जो रेडियस है सपोज इट इज इक्वल्स टू r, डिस्क की रेडियस r के इक्वल है। अब मान लो इस डिस्क में से आपने एक इतनी डिस्क काट के अलग कर दिया है और ये इसकी जो रेडियस है जिसको आपने काट के अलग किया है r डैश इज इक्वल्स टू r/4, r/4 की रेडियस को आपने क्या कर दिया, यहां पर से काट के अलग कर दिया, मतलब इतना पोर्शन नहीं। ठीक है, तो अब ये जो रिमेनिंग बॉडी बन रही है, इस रिमेनिंग बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा। तो इसके लिए क्या करो, ये दोनों का जो सेंटर, ये C1 और ये इसका सेंटर C2, इसके दोनों के सेंटर से मिलाने वाली लाइन से एक सीधी लाइन आप ड्रॉ कर दो और सपोज इसको एक्स एक्सिस ले लो और दूसरा ये वाई एक्सिस बना दो। ठीक है, एक्चुअल में जो सेंटर ऑफ मास आएगा इस पूरे सिस्टम का जिसमें आपने कैविटी काट के अलग किया है, ये कहां पे लाई करेगा, सिमेट्रिक एक्सिस पे। तो सिमेट्रिक एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप इसको फोल्ड कर रहे हो तो पूरी इमेज जो होगी इसकी वो सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास आपका इसी एक्सिस पे लाई करेगा, ध्यान रखना। तो इससे आपके जो कैलकुलेशन होते हैं ना वो बच जाते, कैलकुलेशन कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाई करेगा, यहाँ कहीं पे मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है। तो ये जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है, इट इज सिमेट्रिक एक्सिस, ये सिमेट्रिक एक्सिस कहलाएगा। सिमेट्रिक एक्सिस मतलब समझ गए ना, जिसके अबाउट अगर आप ऑब्जेक्ट को फोल्ड कर दो तो पूरा इमेज कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा वो पता नहीं चलेगा। बाय एक्सिस सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसके ऊपर अगर आप फोल्ड कर रहे हो बाय एक्सिस के ऊपर तो देखो इतना पोर्शन बचेगा और इसके ऊपर अगर फोल्ड कर रहे हो
तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर आ जाएगा और बाकी का पोर्शन पूरा इसके ऊपर आ जाएगा। इसलिए ये जो एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस, यहाँ पे सिमेट्रिक एक्सिस है और इसका तो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पर लाई करेगा, इसी सिमेट्रिक एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, एंड देन अब एक्स सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिक एक्सिस पे तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, इट इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एम डैश इंटू एक्स डैश डिवाइडेड बाय m माइनस m डैश। आपको इस तरह से लिखना है। और अगर ये ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स सेंटर ऑफ मास इट इज एरिया इंटू एक्स माइनस ए डैश इंटू एक्स डैश डिवाइडेड बाय ए माइनस ए डैश। और अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है तो वॉल्यूम इंटू एक्स माइनस वी डैश इंटू एक्स डैश अपॉन v माइनस v डैश। तो यहाँ पे m का मतलब क्या है, इट इज मास ऑफ कंप्लीट बॉडी, मास ऑफ कंप्लीट बॉडी। ठीक है, मास ऑफ कंप्लीट बॉडी। और m डैश का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट, रिमूव्ड पार्ट। तो इसका मास कितना, जितना आपने रिमूव किया। और m का मतलब हो गया पूरी बॉडी का मास कितना बिना हटाए, मतलब जो कैविटी बनी उसको भी मिलाकर, इंक्लूडिंग द मास ऑफ कैविटी जिसको आपने लिखा हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास इस तरह से कैलकुलेट करोगे, मास या फिर एरिया से निकाल लो। अगर 2 डायमेंशनल बॉडी है, डिस्क है, तो आप एरिया यूज कर लो, और अगर स्फीयर है तो फिर आप वॉल्यूम वाली मेथड यूज कर लो। एंड x का मतलब क्या हो गया, इट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट बॉडी। एंड x डैश का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट। रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे। तो ये इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, कैविटी वाली प्रॉब्लम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे जहां पे कैविटी आ रही है उसका सेंटर ऑफ मास कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? Yes, sir. एंड देन अब देखो, जैसे ये डिस्क है, सपोज इट इज द रेगुलर डिस्क, ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसमें आपने कैविटी क्रिएट किया है, दिस इज यूनिफॉर्म डिस्क। तो अब आप अगर डिस्क है तो डिस्क 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो आप यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हो। ये ओरिजिन हो गया यहाँ पे। तो x सेंटर ऑफ मास, कंप्लीट बॉडी का एरिया पाई आर स्क्वायर, x की वैल्यू, कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहीं पे आएगा सेंटर पे, माइनस रिमूव्ड पार्ट, इसकी रेडियस r/4 है तो इट इज r/4 का होल स्क्वायर। और बेटा ये जो डिस्टेंस है अब यहां से इतना, क्योंकि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस रहेगा r और इतना डिस्टेंस है r/4, तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा इट इज r माइनस r/4, तो इट इज 3r/4। तो x डैश की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3r/4। और फिर अब इसमें डिवाइड कर दें अगर अपन, तो इट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू r/4 का होल स्क्वायर। और इसको अगर आप सॉल्व कर दें तो ये टर्म हो गया आपका 0 एंड इट इज माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर बाई 16 इंटू 3r/4 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 16। तो सॉल्व करने पे माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 16 इंटू 3r/8 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बचेगा 15 पाई आर स्क्वायर बाई 16। तो कुछ कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, 16 से 16 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो सॉल्व करने पे बच रहा बेटा यहाँ पे r डिवाइडेड बाय 8 5 जा कितना हो गया 40। तो ये x सेंटर ऑफ मास है। यहाँ पे जो माइनस का साइन आया, माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास नहीं है, इस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से इधर आ गया, नेगेटिव x एक्सिस पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कैविटी वाली प्रॉब्लम के जो सेंटर ऑफ मास है इस तरह से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में फिर आगे